पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हनोका और माओ को इस बात का पता चलता है कि इस दुनिया में उनके चिबीडिबिल किंडरगार्टन की तरह और भी कई किंडरगार्टन हैं, तो वे सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि और किंडरगार्टन मतलब और डेविल बेबीज। फिर प्रिंसिपल उन्हें आगे कहते हैं कि अगले सप्ताह ही हमारे यहाँ दूसरे किंडरगार्टन से कुछ बच्चे आ रहे हैं। इसे सुन वे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें देखना है कि वे बच्चे कैसे होंगे। अगले दिन नर्सरी में टीचर बच्चों को बुलाते हुए कहती है कि हमारे गेस्ट आ चुके हैं। बच्चे इसे सुन काफी खुश हो जाते हैं और उनसे मिलने जाने लगते हैं। दूसरे किंडरगार्टन से दो बच्चे आए हैं। एक का नाम है चियो चैन, जो कि दूसरे बच्चों के बराबर की ही उम्र की है, और दूसरा है चियो चैन का छोटा भाई रियो चैन। बच्चे उनका खुशी के साथ स्वागत करते हैं। उनको एक साथ मिलते देख प्रिंसिपल और टीचर को काफी अच्छा लगता है। सबसे पहले माओ चियो चैन को बॉल खेलने के लिए पूछता है। इसे सुन चियो चैन शर्माकर लाल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। माओ को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया। टीचर्स भी इसे देख हैरान हो जाते हैं। तभी उधर राय रियो चैन के पास जाता है। वह बाबू बाबू कहते हुए उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वह उसे खेलने के लिए एक कार भी देता है। इसे देख रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है और दोनों साथ साथ खेलने लगते हैं। उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी जम जाती है। टीचर्स भी उनकी दोस्ती को देख काफी खुश होते हैं। तभी हमें केरेन को दिखाया जाता है, जो कि कार चलाते हुए अपने धुन में मस्त है। टीचर देखते हैं कि चियो चैन दौड़ते हुए केरेन के पास जा रही है। वे सोचते हैं कि पहली बार दो डेविल लड़कियां एक दूसरे से मिल रही है। देखते हैं इनका इंटरेक्शन कैसा होता है। तभी उधर चियो केरेन से पूछती है कि उन दोनों लड़कों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सा है। केरेन को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। फिर चियो उसे कहती है कि उन दोनों में से तुम किससे शादी करना चाहोगी। केरेन सोचने लगती है। इधर टीचर चियो की ऐसी बातों को सुन थोड़ा हैरान हो जाती है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि देखते हैं केरेन राय और माओ में से किसको चुनती है। पर केरेन दोनों के ही बारे में सोचते हुए आखिर में इस डिसीजन में पहुंचती है कि वो दोनों के साथ ही शादी करना चाहेगी। इसे सुन टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इधर केरेन कहती है कि राय और माओ दोनों ही मुझे अपना स्नैक्स शेयर करते हैं। वे काफी अच्छे हैं। उसकी बातों को सुन चियो उन दोनों से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है वाह वे दोनों लड़के कितने अच्छे हैं। फिर चियो आगे कहती है कि उसका सपना है एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने की जो कि बहुत ही दयालु हो। फिर वो राय की तरफ देखती है, जो कि रियो के साथ खेल रहा होता है। उसे लगता है कि शायद राय ही उसका बेस्ट पार्टनर हो सकता है। वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसकी तरफ दौड़ी चली जाती है। वह राय से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। राय उसका स्वागत करता है। फिर चियो शर्माते हुए उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई स्वीट हार्ट है। राय कहता है कि फिलहाल तो कोई नहीं है। इस पर चियो उसे कहती है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। राय उसे सुन चौंक जाता है और कहता है कि तुम एक क्यूट लड़की हो। क्यूट सुनते ही चियो शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है कि उसने मुझे क्यूट कहा, मतलब वह मुझे लाइक करता है। वो उसे थैंक्स करती है और कहती है कि कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना। राय भी उसके प्रस्ताव को सम्मान पूर्वक रिप्लाई करता है। चियो को लगता है कि उसने एक अच्छा बॉयफ्रेंड बना लिया है। तभी उनके बीच रियो आ जाता है, जो कि काफी गुस्सा है। चियो काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि शायद मेरे फैमिली को मेरे इस रिश्ते पर ऐतराज है। वह सोचती है कि अब क्या करे। तभी उसे दुखी देख माओ उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। चियो कहती है कि मैं काफी दुखी हूँ। माओ उसके सर को सहलाने लगता है और कहता है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरी माँ मुझे ऐसा ही करती है। माओ के इस स्वभाव पर चियो को उस पर काफी प्यार आने लगता है और वह शर्म से लाल हो जाती है। वह सोचती है कि माओ भी काफी दयालु है, पर उसने तो पहले ही एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। वह आगे सोचती है कि यह कैसी मजबूरी है कि वह प्यार के दो धार में फंस गई है। फिर उसे रियो का ख्याल आता है। वह उसे अपना मैजिक इस्तेमाल करने को कहती है, जहाँ एक बॉल पर पत्ता रखकर रियो उसे एक लव बैलून में बदल देता है और वह बलून हवा में उड़ने लगता है। वे बच्चे उनके इस मैजिक को देख चौंक जाते हैं। तभी राय उस उड़ते हुए बलून को पकड़ लेता है। इसे देख चियो कहती है कि राय ने मेरे दिल को पकड़ा है, वही मेरा असली हमसफर है। फिर वह माओ के पास जाकर उससे कहती है कि माओ चैन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। यह कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। टीचर और प्रिंसिपल चियो की ऐसी हरकतों को देख सोच में पड़ जाते हैं, पर इधर माओ को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। एक दिन जब हनोका माओ को नर्सरी से घर ले जा रही होती है, तभी रास्ते में एक कुत्ते के भौंकने से हनोका काफी डर जाती है, पर माओ को इससे डर नहीं लगता। वो तो उस कुत्ते को देख काफी खुश हो रहा होता है। उसे देख हनोका उससे पूछती है कि माओ क्या तुम्हें डर नहीं लगा। माओ ना में उत्तर देता है। इस पर हनोका उसे कहती है कि तुम तो काफी रिलायबल हो। माओ समझ नहीं पाता। वो हनोका से पूछता है कि रिलायबल क्या होता है। इस पर हनोका उसे कहती है कि जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग और कूल होता है तब हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। इसे सुन माओ कहता है तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग और कूल हूँ।
हनुका के हाँ कहने पर माओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसी रात सोने के दौरान माओ को काफी बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से माओ डर के मारे उठ जाता है और रोने लगता है। हनुका भी माओ की आवाज सुनकर उठ जाती है, पर तभी माओ को हनुका की स्ट्रॉन्ग और कूल वाली बात याद आती है। माओ चुप हो जाता है और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए हनुका से कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस एक सपना देखकर चौंक गया था, पर अभी सब ठीक है। यह सुन हनुका सो जाती है। माओ भी सोते सोते सोचता है कि काश वो मामा से गले लगकर रो पाता, पर तभी वो अपनी इच्छा को दबा देता है और सो जाता है। अगले दिन नर्सरी में जब सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी अचानक दौड़ते हुए ठोकर खाकर माओ नीचे जमीन पर गिर जाता है। सभी यह देख काफी घबरा जाते हैं। माओ के घुटने में चोट लगी है, वो दर्द के कारण रोने लगता है। इस पर टीचर उसके घाव की मरहम पट्टी कर देती है। बाद में जब हनुका माओ को लेने आती है तो वह देखती है कि माओ के घुटने में बैंडेज लगा हुआ है। वो काफी घबरा जाती है कि क्या हुआ। इस पर माओ उसे देख रोने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे फिर से वही स्ट्रॉन्ग और कूल वाली बात याद आ जाती है और वह कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, ये बस एक छोटी सी चोट है। हनुका माओ के ऐसे बर्ताव को देख काफी चौंक जाती है और कहती है कि सच में तुम काफी मजबूत हो गए हो। यह सुन माओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शाम को जब माओ और शिन फनी फेस चैलेंज खेल रहे होते हैं तो शिन के फनी चेहरे को देख माओ को जोरदार हंसी छूट जाती है और वह हार जाता है, पर हारने के कारण उसे काफी दुख भी होता है और वह रोने रोने वाला होता ही है कि तभी उसे फिर से वही बात याद आ जाती है और वह हनुका से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह कहकर वह टॉयलेट करने चला जाता है, पर हनुका माओ के ऐसे स्वभाव से काफी अकेली पड़ चुकी है। शिन हनुका से पूछता है कि क्या बात है। इस पर हनुका कहती है कि जब से माओ मजबूत बन गया है तब से वह बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी है। पहले कुछ भी होने पर माओ रोते हुए उसके पास आ जाता था और प्यार से वो उसे सहलाती थी, पर अब तो माओ उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देता। माओ मैच्योर हो रहा है, यह काफी खुशी की बात है, पर मैं इतनी दुखी क्यों हो रही हूँ। यह सुन शिन हंसने लगता है और कहता है कि माओ अब बड़ा हो रहा है, तुम्हें बस इस बात को समझकर इस चीज से डील करना होगा। इसे सुन हनुका थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है कि शायद सभी पेरेंट्स को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता होगा। अगली सुबह जब हनुका सो रही होती है तो माओ उसे जगाने लगता है। हनुका उठ जाती है और माओ को गुड मॉर्निंग कहती है, पर माओ उसे रिप्लाई में गुड मॉर्निंग नहीं करता बल्कि बच्चों की तरह किलकारी करने लगता है। हनुका इसे देख चौंक जाती है। वो फिर से माओ को गुड मॉर्निंग कहती है, पर माओ फिर से किलकारी करते हुए उसे रिस्पॉन्स करता है। इसे देख हनुका सोच में पड़ जाती है, माओ बच्चों के जैसे हरकतें क्यों कर रहा है। शिन भी इसे देख चौंक जाता है। आखिर माओ वापस से छोटा बेबी कैसे बन गया। वे दोनों माओ पर इस अचानक आए बदलाव को देख काफी परेशान हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तभी शिन को प्रिंसिपल द्वारा दी गई डेविल बेबी गाइड बुक की याद आती है और वह इसे खोलकर माओ की परेशानी को ढूंढने लगता है। वह पाता है कि ऐसा संभव है, डेविल बेबी बड़े होने के बाद वापस छोटे भी हो सकते हैं। इसे सुन हनुका काफी घबरा जाती है। बाद में जब प्रिंसिपल माओ को इस हाल में देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि माओ के साथ क्या हुआ है। फिर वे हनुका को बताते हैं कि माओ बेबी रिटर्न का शिकार हो गया है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर होने की एक्टिंग करने लगते हैं तो उनके अंदर का बचपना जमा होता जाता है, लेकिन जब इसकी हद पार हो जाती है तो यह एक्सप्लोइट कर जाती है और कुछ समय के लिए वो फिर से बेबी बन जाते हैं। हनुका पूछती है कि अब इसका क्या इलाज है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि कुछ नहीं, शाम तक जब वह माओ को यहाँ लेने आएगी तब तक माओ ठीक हो चुका होगा। इसे सुन हनुका को काफी राहत मिलती है। हनुका के जाने के बाद प्रिंसिपल बच्चों को बताते हैं कि आज माओ को बेबी रिटर्न हो गया है, तो तुम्हें आज माओ की देखभाल करनी होगी। बच्चे उसका ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर माओ बॉल से खेल रहा है। उसके बचपने से आकर्षित होकर पेपे उससे खेलने उसके पास जाता है, पर तभी प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि माओ तुम्हें नहीं पहचानेगा क्योंकि बचपन में तुम उसके साथ नहीं थे। इसे सुन पेपे का दिल टूट जाता है। वह दुखी होते हुए माओ के सामने अपने नेम कार्ड को लेकर जाता है, पर माओ उसे नहीं पहचान पाता, जिससे दुखी होकर पेपे रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर राय माओ के पास आता है। उसे देख माओ काफी खुश हो जाता है। राय माओ को कई सारे खेल खिलाता है और आखिर में टुनटुना बजाकर माओ को सुला भी देता है। टीचर और प्रिंसिपल राय के इस एक्ट पर काफी खुश होते हैं और उसकी फोटो लेने लगते हैं। बाद में जब माओ सोकर उठता है तो टीचर बच्चों को बताती है कि माओ उठ गया है, अब कौन आने वाला है। राय कहता है कि अब कैरेन की बारी है।
केरन भी तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े प्रिंसिपल आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की माओ को संभाल सकेगी। केरन को प्रिंसिपल की बातें अच्छी नहीं लगती। वह पेपे को अपनी कॉस्ट्यूम लाने को कहकर प्रिंसिपल को बर्फ से जमा देती है और फिर कॉस्ट्यूम उतारकर माओ के पास आगे बढ़ने लगती है। केरन को भी देख माओ काफी खुश हो जाता है। माओ की खुशी को देख केरन कहती है कि माओ की देखभाल करने में मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन यह काम केरन के लिए उतना भी आसान नहीं होता। केरन कई सारी ट्राई करती है, पर जब उसके सारे प्रयास फेल हो जाते हैं तो वह गुस्से से माओ पर डांट देती है, जिससे कि माओ रोने लगता है। वो किसी तरह अपने गुस्से को दबाकर माओ को मनाने लगती है और आखिर में वो माओ को हैप्पी करने में सफल भी हो जाती है। पर तभी माओ फिर से रोने लगता है, शायद उसे भूख लगी है। केरन दौड़ते हुए उसके लिए दूध ला देती है। दूध खत्म करने के बाद माओ फिर से रोने लगता है। केरन परेशान हो गई है। वो कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी माओ के कपड़े से पोटी की बू आने लगती है। केरन गुस्से से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बाद में जब होनोका माओ को लेने आती है तो उसे यह देख काफी खुशी होती है कि माओ वापस से बड़ा हो गया है। वह उसे प्यार से गले लगाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समय के साथ साथ तुम अपने आप बड़े होते जाओगे। पर माओ को कुछ समझ में नहीं आता कि होनोका क्या बोल रही है, क्योंकि वह सब कुछ भूल चुका है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। प्रिंसिपल की ऐसी हालत को देख होनोका चौंक जाती है और उनसे पूछती है कि आपको क्या हो गया। इस पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि माओ का ख्याल रखने के चक्कर में केरन खुद ही बेबी रिटर्न का शिकार हो गई और उसी का देखभाल करते करते उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। यह कहकर प्रिंसिपल काफी मायूस हो जाते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।